राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती वो सुबह सूर्य बनकर चमकता है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। संघर्ष करते रहिए, निरंतर लगातार संघर्ष करते रहिए। एक दिन आपको जीत जरूर हासिल होगी कि जैसे सूर्य पूरी रात तक इंतजार करता है सुबह होने का, क्योंकि पूरी रातों से वो जंग जीतता है और सुबह एक सूर्य बनकर चमकता है। इसीलिए आप निरंतर संघर्ष करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए और जिससे आपका परिणाम निकले कि आप इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर, हमने क्या देखा था, वनस्पति जगत पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या है, वनस्पति जगत में जो सबसे पहले यानी पादप जगत, एक पादप जाति जो है, जैसे अपने मनुष्य की जाति होती है, अपने जीवों की जाति होती है, वैसे पादपों की जो जाति है उसमें जो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले कौन आए, थेलोफाइटा। ठीक है, थेलोफाइटा एक बार मैं दोहरान कर देती हूँ वनस्पति जगत का, क्योंकि इससे क्या अपन दोहरान करेंगे ना डेली तो ये अपने यही क्लियर हो जाएगा क्लास के अंदर ही। कैसे, देखो वनस्पति जगत कितने भागों में विभाजित था, एक आपका क्रिप्टोगैमस, एक फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में कौन रखे गए थे कि जिसके अंदर बीज नहीं है। ठीक है, फिनेरोगैमस के अंदर वो आते हैं जिसके अंदर बीज है। फिर जो आपके बीज नहीं है वो कितने भागों में बांटे गए थे, 3 भागों में। कौन कौन से, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर आपका जो फिनेरोगैमस यानी जिसमें बीज पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के थे, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म वो जिसमें बीज के चारों तरफ आवरण नहीं है, और एंजियोस्पर्म जिसमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। एक मतलब पूर्ण विकसित पुष्प से उसका निर्माण होता है बीज का। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने थेलोफाइटा के अंदर क्या देखा था कि थेलोफाइटा में सभी शैवाल आती है। ठीक है, तो थेलोफाइटा का वर्गीकरण 3 प्रकार से था। कौन कौन सा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। मैंने कहा इसका क्रम याद रखना। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सबसे आधुनिकतम था क्लोरोफाइसी जो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद था कौन सा, फियोफाइसी, और सबसे प्राचीनतम की यदि बात करें एक शैवाल के अंदर जो सबसे प्राचीनतम शैवाल थी वो कौन सी थी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, थेलोफाइटा के 3 प्रकार के वर्गीकरण थे, जिसमें हमने क्या, क्लोरोफाइसी यानी कि हरे शैवाल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थेलोफाइटा का फियोफाइसी, जिसको क्या बोला जाता है, भूरी शैवाल। ठीक है, फियोफाइसी यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, भूरी शैवाल। देखो ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर समुद्री जल, समुद्री जल कहें तो कैसा है, लवणीय जल। कौन से जल में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो याद रखना हमने क्लोरोफाइसी में क्या देखा था, क्लोरोफाइसी में दोनों तरह के थे, लवणीय भी थे और अलवणीय भी थे। ठीक है, यानी ये सभी जगहों पे पाए जाते थे क्लोरोफाइसी। लेकिन फियोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर समुद्रीय होते हैं, समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, लवणीय जल में। ठीक है, माप या आकार की यदि बात करें तो इस ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे हमने क्लोरोफाइसी में क्या देखा, याद आ रहा है ना, हमने क्या देखा, 3 तरह से देखा, एकल कोशिकीय मुक्त जीव, और कौन सा देखा था, कॉलोनी बनाकर जो रहते हैं एकल कोशिकीय, और एक बहुकोशिकीय, जो मैंने 6 उदाहरण बताए थे, याद है या फिर एक बार दोहरान करते हैं। क्या था, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलिरियम, ये कैसे थे, एकल कोशिकीय मुक्त जीवी थे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, एकल कोशिकीय कॉलोनी बनाकर, कौन सा, वोलवॉक्स, बॉल के जैसी, वोलवॉक्स ऐसे याद रखो, वोलवॉक्स यानी बॉल के जैसी एक कॉलोनी बनाकर रह रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स, 2 ये शैवाल बहुकोशिकीय शैवाल के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। और जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप बस वही याद रख लो, काफी है, उसी से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो जो मैं बता रही हूँ वो एकदम याद रखो, वो मुख जबानी याद होना चाहिए आपके, कहीं भी कुछ भी पूछे तो भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी आकार यानी बहुकोशिकीय, इसमें एकल कोशिकीय नहीं होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे देखो ये शैवाल बहुकोशिकीय है, एक छोटी होगी एक बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो इसमें माप या आकार के आधार पर ये क्या है, 2 प्रकार की, एक छोटी एक बहुत बड़ी। अब देखो एक बहुत बड़ी शैवाल है, एक समूह है, उसको बोला जाता है कैल्प, यानी कई सारी बड़ी शैवाल मिलकर क्या बना रही है, कैल्प बना रही है। इस कैल्प का मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जो सबसे बड़ी भूरी शैवाल, क्या, सबसे बड़ी भूरी शैवाल। ठीक है, जिसका नाम है मैक्रोसीटस। क्या नाम है, मैक्रोसीटस, याद रखना मैक्रोसीटस
सबसे बड़ी भूरी शैवाल है या सबसे बड़ी फियोफाइसी शैवाल है। ठीक है, तो इसकी यदि हम मान के चले कितनी 100 मीटर लंबी, जैसे मैं कहूँ ये क्या है 1 मीटर है। ठीक है, ये रूम लगभग कितना होगा 4-5 मीटर, मतलब अपना कम रूम होता है वो क्या 4-5 मीटर के लगभग उसकी ऊंचाई होती है। तो आप सोच के देखो 100 मीटर लंबी कितनी होगी, कितनी लंबी होगी 100 मीटर। और एक मैं ये बताऊं कि कहाँ पाई जाती है, ये समुद्र के तलछटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के तलछटी में होते हैं, समुद्र के नीचे पाए जाते हैं और फिर ये ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग जो लंबी शैवाल है उसकी कितनी है 100 मीटर। जो सबसे लंबी कौन सी है, मैक्रोसीटस, जो क्या बनाती है मिलकर कैल्प बनाती है। इसमें कई सारी शैवाल होती हैं लंबी, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने बताया मैक्रोसीटस, जो क्या है भूरी शैवाल है। ठीक है, अब देखो इनका शरीर कैसे होता है। इनका शरीर जैसे मैंने ये कहा कि ये क्या है आपका समुद्र है, इसकी शैवाल की जहाँ स्थापना हो रही है उसको क्या कहा है, स्थापनांग। ठीक है, आद्य स्तर। फिर देखो उससे थोड़ा सा ऊपर ये देखो ये दिख रहा है ना, ये वरिंत, थोड़ा सा पतला, ये क्या दिख रहा है वरिंत। फिर ये देखो ये पर्ण जैसी संरचना दिख रही है, हालांकि ये पर्ण नहीं है, ये थैलस भागी है, लेकिन ये इसको क्या कहेंगे, पर्ण जैसी चौड़ी संरचना दिख रही है, इसको हम कहेंगे फ्रोम। और आपका लेमिना या इसको परपरण भी बोला जाता है, यानी आपकी बुक में दे रखा है परपरण, परण नहीं है परपरण। ठीक है, फ्रोड, लेमिना, परपरण और उसके बाद ये परंत, वृंत और आपका आद्य स्तर या स्थापना। तो इस तरह से ये क्या होती है, इनका शरीर होता है किसका, फियोफाइसिस शैवाल का। अब देखो इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, एक स्तर की होती है। याद आ रहा है हमने क्लोरोफाइसी में क्या देखा था, कोशिका भित्ति 2 स्तर की कैसी थी कि ये एक शैवाल है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती थी, एक कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति के ऊपर एक और स्तर पाया जाता था, यानी कि 2 स्तरों में क्या थी, विभाजित थी। कौन, क्लोरोफाइसी की। कौन से, सेल्यूलोज तथा पेक्टोज। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ सेल्यूलोज का क्या पाया जाता है, एक स्तर पाया जाता है। जैसे ये देखो ये क्या है, सेल्यूलोज का एक स्तर पाया जाता है। याद रखना दोनों में अंतर, याद रखना कोशिका भित्ति, क्योंकि जो डिफरेंट होता है, जो अलग होता है, हमेशा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कोशिका भित्ति एक स्तर की है, किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। ठीक है, अब देखो फाइकोकोलाइडल, फाइकोकोलाइडल पदार्थ, अब इसका क्या अर्थ है मैं बता देती हूँ कि ये कोशिका भित्ति है, इसके ऊपर क्या है, कोलाइडल पदार्थों से बना हुआ या कोलाइडल पदार्थों से जमा हुआ एक परत जैसी संरचना पाई जाती है। एक परत नहीं कह सकते, हालांकि क्या है, इसके चारों तरफ में फाइकोकोलाइडल पदार्थ का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, यानी इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, फाइकोकोलाइडल पदार्थ। अब कोलाइडल पदार्थ तो आप जानते होंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है कि कोलाइडल क्या होता है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखो कोलाइडल क्या होता है, एक क्या होता है सोल होता है, और एक क्या होता है जेल होता है, एक आपका एरोसोल होता है। ठीक है, सोल, जेल, एरोसोल, इस तरह से ये क्या है, कोलाइडल पदार्थ है। कोलाइडल पदार्थ का क्या है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अवशोषित करके एक दूसरे के मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो सोल और जेल और एरोसोल, ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, कोलाइडल पदार्थ एक दूसरे के साथ घुले हुए होते हैं या एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है कोलाइडल पदार्थ। क्या कहा जाता है, कोलाइडल पदार्थ। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, इसके अंदर क्या है, तरल के अंदर क्या मिलाया जाएगा, ठोस, सॉरी ठोस के अंदर क्या मिलाया जाएगा, तरल पदार्थ। तो इसे हम क्या कहेंगे, जेल। ठोस के अंदर जब तरल पदार्थ मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जेल। और जब तरल पदार्थ के अंदर क्या मिलाया जाता है, ठोस, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ठीक है, और एरासोल क्या होता है कि वायु के अंदर जब क्या है, वायु के अंदर जब ठोस मिल जाती है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या है, सोल यानी तरल पदार्थ क्या है, जैसे मैंने क्या लिया, पानी, पानी के अंदर मैंने थोड़ी क्या डाल दी, चीनी डाल दी, तो वो क्या हो गया, सोल हो गया। जेल जैसे यदि बात करें, मैंने बहुत सारी चीनी ले ली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, यानी ठोस के अंदर मैंने क्या डाला, तरल, तो वो क्या हो गया, जेल। अब एरोसोल आपने देखा होगा कि खेतों में जो काम करते हैं, हाँ, अपने मम्मी पापा, तो उस टाइम जैसे गेहूं काटने का टाइम आता है तो क्या होती है कि ऐसे
मतलब एलर्जी टाइप सी हो जाती है, छींकें आने लगती है। वो किस कारण से? वायु के अंदर क्या आ गए, उसके जो परागण हैं वो वायु के अंदर आ गए, यानी वायु के अंदर क्या आ रहे हैं, ठोस कण, जिसके कारण अपने को क्या है, एलर्जी रहती है। ठीक है, तो ये है एरोसोल का उदाहरण। इस तरह से ये जो कोलाइडल पदार्थ है ये आपका है सोल। क्या है? सोल। ठीक है, तो इस तरह से ये सोल पदार्थ, इसके चारों तरफ क्या रहता है, जमाव रहता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं, जो ये कोलाइडल पदार्थ है, ये फाइकोकोलाइडल पदार्थ है, इसको एक नाम दिया है। क्या नाम? एल्जिन। याद रखना कि फियोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं, या फियोफाइसी शैवाल के अंदर या बुरी शैवाल के अंदर क्या है, उसकी कोशिका भित्ति के चारों तरफ क्या पाया जाता है, कोलाइडल पदार्थों का जमाव रहता है। उसको क्या कहते हैं? एल्जिन कहते हैं। देखो, ये एल्जिन इस शैवाल के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये इसकी कोशिका भित्ति को फटने नहीं देती है। ये जल के अंदर रहता है और इसके अंदर क्या है, कोशिका भित्ति से जब जल बढ़ता जाएगा तो एक दिन ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। लेकिन ये कोलाइडल पदार्थ बाहर चारों तरफ आकर क्या है, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी कोशिका भित्ति फटती नहीं है। ठीक है, तो इस एल्जिन का अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग है, वो भी मैं बता देती हूँ क्या क्या है। कि आप जो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, एक सीधा दूध होता है, एक आइसक्रीम। गाढ़ापन किस में होता है? आइसक्रीम में। दूध क्या होता है? पतला। तो अब उस दूध को गाढ़ा करने के लिए, उस दूध को आइसक्रीम बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एल्जिन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आइसक्रीम को गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ापन देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एल्जिन का। और एक अपने घरों में जो पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है? एल्जिन का उपयोग किया जाता है। तो ये इनके उपयोग है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट आता है कि इसके भोजन किस रूप में संचित होता है। जैसे हमने क्या है, क्लोरोफाइसी में क्या देखा था, स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है, या फिर शायद मैंने नहीं लिखाया होगा, भूल गई होगी। लेकिन इस क्लोरोफाइसी में क्या है, संचित जो भोजन है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। ये हम देखेंगे स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है। ठीक है ना, आज मैं आप लोगों को एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक ये बताऊंगी। टॉपिक नहीं, हालांकि आपके मतलब काम में आएगा। जैसे आप हमेशा बोलते हो कि मैडम ये कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, लेकिन फिर आप क्यों बोलते हो कि स्टार्च है, फ्लोरिडीन स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, ये सब चीज़ क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा है 1 सेकंड का, वो लास्ट में बता दूंगी। अभी आप याद रखो, स्टार्च क्या है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट तो जानते हो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित होती है। जैसे कैसे कि एक जैसे यहाँ अन्न का मान यदि 1 रखें तो 1 कार्बन का और 1 ही ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन दुगनी होगी, यानी 2 दुगनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और आपका O क्या हो जाएगा, 6। ये है ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से एक निश्चित अनुपात में है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। CHO समूह क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोफाइसी के अंदर जो भोजन संचित का क्या अर्थ है कि भोजन, एक्स्ट्रा भोजन हो गया। ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये पादप है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। तो ये जब बनाते बनाते बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं वैसे ये एग्जांपल देती हूँ कि अपने घर पे जैसे शाम के टाइम क्या है, माना आपने जो भोजन बनाया ज़्यादा बन गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो, उसको स्टोर कर देते हो। कहाँ कर देते हो, फ्रिज के अंदर स्टोर कर देते हो। तो वैसे ही ये पादप जाति भी क्या करती है, जो आवश्यकता से अधिक जो भोजन होता है उसको स्टोर करती जाती है। ठीक है, जैसे अपने अंदर क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में, और अपना फ्रिज क्या है, यकृत, यानी जो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज हो जाती है वो हमारा शरीर कहाँ उसको जमाव करता है, बदल कर, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर उस ग्लूकोज को जमा कर देता है। और जैसे ही आवश्यकता पड़ती है अपने शरीर को ग्लूकोज की, तो वहां से ग्लूकोज ले लिया जाता है। अब ऐसे नहीं कहते क्या कि इन्होंने 10 दिन तक खाना नहीं खाया, अरे फिर भी ये जीवित कैसे रह गया, इसके पास ऊर्जा कहाँ से आई? अरे भाई, इन्होंने स्टोर करके रख रखा था, इसके पास भी फ्रिज है। क्या है, यकृत। हमारे सबके पास फ्रिज होता है, यकृत। जो यकृत क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या कर लेता है, जमा कर लेता है।
और याद रखना हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन कभी भी, ये मैंने उत्सर्जन तंत्र के अंदर बता दिया था कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का जमाव नहीं होता है। प्रोटीन जब संचित नहीं होता, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, वसा होती है, वसा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। वैसे ही इन पादपों के अंदर क्या है, क्लोरोफाइसी के अंदर भोजन किसके रूप में जमा हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। और आपका फियोफाइसी के अंदर याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस फियोफाइसी के अंदर जो भोजन संचित होता है वो लेमिनेरिन और मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल ये प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। मैंने ये कहा कि इसके अणु कम ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 5, 10 और यहाँ 5, यानी C5H10O5, या फिर अलग इसकी 4, जैसे ये अनुपात वही रहेगा, लेकिन क्या है इनकी मात्रा बदल जाएगी, मात्रा बदल जाएगी तो फिर क्या है अलग अलग ये यौगिक बनाता है, अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। तो ये एक भोजन संचित किस रूप में करता है फियोफाइसी, आपका लेमिनेरिन और आपका मैनिटोल। याद रखना लेमिनेरिन और मैनिटोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। अब आता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषी वर्णक की यदि बात करें तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, एक क्लोरोफिल, CHL से लिख रही हूँ, जिसको क्या कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये 5 प्रकार के पाए जाते हैं, A, B, C और आपका D और एक E। जो E जो है वो इन शैवाल के अंदर नहीं पाया जाता, तो E को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि E क्या है शैवालों के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर देखो, फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है कैरोटीन, जो मुख्यतया कौन सा पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। कौन सा, बीटा कैरोटीन। ये क्या है, ये कैसा रंग देता है, ये लाल रंग देता है। जैसे टमाटर है, हरी मिर्च है, और सेब के ऊपर जो रेड रेड कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है, इस कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, कैरोटीन, इस कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। लेकिन याद रखना टमाटर और जो हरी मिर्च है उसमें क्या है, लाइकोपीन नामक एक वर्णक होता है, जिसके कारण क्या है इसका रंग कैसा होता है, लाल कलर होता है, जेंथोफिल। याद रखना, पूछे कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने हैं, तो आपके 3 प्रकार के हैं। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, बाकी कैरोटीन, जेंथोफिल। अब जेंथोफिल कैसा कलर देता है, ये देता है पीला कलर देता है। कैसा कलर, पीला कलर देता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, फियोफाइसी हम कैसे पढ़ रहे हैं, पूरी शैवाल। अब देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन, जो इस जेंथोफिल का ही एग्जाम्पल है। क्या नाम है, फ्यूकोजेंथिन। अब याद रखना, भूल मत जाना कि फ्यूकोजेंथिन कैसा कलर देता है, भूरा कलर देता है, एक अपवाद है। बाकी जितने भी जेंथोफिल है वो कैसा कलर देते हैं, पीला कलर देते हैं, लेकिन फ्यूकोजेंथिन जो है वो कैसा कलर देता है, भूरा कलर देता है। यानी इसमें फ्यूको जो जेंथिन है उसकी मात्रा ज़्यादा देती है। जैसे ऐसे नहीं होता क्या, जेंथोफिल कई प्रकार के वर्णक इसमें, जैसे पीला भी होता है, थोड़ा लाल भी होता है, थोड़ा हरा भी होता है, ठीक है, थोड़ा भूरा भी होता है। लेकिन जब पीले वर्णक की ज़्यादा मात्रा हो तो वो कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। या जैसे जिसमें भूरे रंग के वर्णक की ज्यादा मात्रा हो तो वो कैसा दिखाई देगा, भूरा रंग का दिखाई देगा। तो इस फ्यूकोजेंथिन कैसा देता है, भूरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इसमें देखना है, इसमें कि ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल है, ये हमने पहले भी देख लिया था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्रम से याद रखना। कैसे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफिल ए तथा बी, फियोफाइसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए तथा सी, और आपका रोडोफाइसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए तथा डी, ठीक है। यानी कि ए तो सब में पाया जाएगा, ये तो सार्वत्रिक है। वैसे भी याद रखना अगर आ जाए कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है, सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, तो जितने भी पादप हैं उस सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो सार्वत्रिक वर्णक कहलाता है। तो बी सी डी, अब ये आ जाएगा क्लोरोफाइसी में, ये आ जाएगा आपका फियोफाइसी में, और ये आ जाएगा रोडोफाइसी में। तो इसमें तो कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल नामक वर्णक जो फ्यूकोजेंथिन है वो किसमें पाया जाता है, फियोफाइसी के अंदर,
और ये जो कैरोटीन जो लाल रंग देता है वो है आपका रोडोफाइसी के अंदर। वो अपन जब आप पढ़ेंगे रोडोफाइसी उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषी वर्णक। क्या? प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जिसमें हमने क्या देखा, क्लोरोफिल ए तथा सी पाए जाते हैं, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, कैसा, फ्यूकोजेंथिन, याद रखना फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इनके लास्ट में हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमने एक तो देख लिया मैक्रोसिस्टस। क्या देखा? मैक्रोसिस्टस। एक तो देखो आप एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि कौन सी सेवाल है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। निम्न में से रोडोफाइसी का उदाहरण है, निम्न में से फियोफाइसी का उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, फियोफाइसी। एक बार आप क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल दोहरान कीजिए, कौन कौन सा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और आपका एसिटाबुलेरिया, वोल्वोक्स, और आपका क्या था, यूलोथ्रिक्स, और एक स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक मैक्रोसिटस और एक है सार्गेसम। इसकी क्या विशेषता है मैं बता देती हूँ। ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, अपने क्या 5 महासागर पाए जाते हैं, जिसमें से एक अंटार्कटिक महासागर है, वो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, एक उत्तरी अंटार्कटिक एक दक्षिणी अंटार्कटिक होता है, जो आप जीके के अंदर पढ़ते हो। जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है उसमें क्या होता है कि ये सार्गेसम जो है वो क्या है, एक परत बना लेता है। क्या कर लेता है, एक ऊपर पूरे समुद्र के ऊपर क्या है, फैल जाता है, पूरे समुद्र के अंदर फैल जाता है। जो वो क्या है, इस समुद्र को क्या कहते हैं, सार्गेसो समुद्र। अब पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को सार्गेसो समुद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर फियोफाइसी यानी भूरी शैवाल सार्गेसम के फैलने के कारण वो समुद्र क्या कहलाता है, सार्गेसो समुद्र कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जांपल है लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्योटा। ये आपने भरपूर मात्रा में 12वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा और कभी याद भी नहीं हुए होंगे, लेकिन अब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए जॉब। वो तो सिर्फ क्या था कि 12th पास करनी थी और अब है आपकी जॉब, आपको जॉब चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको ये यहाँ एग्जाम्पल रटने हैं, याद करने हैं। हालांकि रटना नहीं है, आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। कैसे? सार्गेसम याद रखना, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्योटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्योटा। वैसे तो आपके जो हरी शैवाल और भूरी शैवाल, इसमें एग्जाम्पल सब अलग है, याद रह जाएंगे क्योंकि उनकी विशेषता वो वहाँ रखते हैं। उनकी क्या रखना है, एकल कोशिकीय मुक्त और एकल कोशिकीय कॉलोनी और बहुकोशिकीय, बस उसके अंदर बंटा हुआ है। साथ साथ में उनके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे और साथ साथ में उनकी विशेषता भी याद हो जाएगी। यहाँ देखें मैक्रोसिटस जो सबसे लंबी भूरी शैवाल, ठीक है। सार्गेसम जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का क्या बनाता है, सार्गेसो समुद्र, ठीक है। फिर लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्योटा, लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्योटा, ठीक है। तो ये है आपके फियोफाइसी का वर्णन। हमने क्या देख लिया, क्लोरोफाइसी देख लिया, हमने क्या देख लिया, फियोफाइसी देख लिया, ठीक है। तो अब हमारा आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कहें तो कौन सी शैवाल, आपकी लाल शैवाल, लाल शैवाल। इनके हिंदी मीनिंग भी याद रखना, लाल शैवाल किसे कहते हैं, रोडोफाइसी को, भूरी शैवाल, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, हरी शैवाल, ठीक है। तो देखो ये सबसे प्राचीनतम शैवाल है। हमने देखा था क्लोरोफाइसी क्या है, क्लोरोफाइसी आपकी सबसे आधुनिकतम शैवाल, ठीक है। और जो रोडोफाइसी है वो प्राचीनतम शैवाल और फियोफाइसी मीडियम, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, प्राचीनतम शैवाल है। इन रोडोफाइसी लाल शैवालों में भी सबसे प्राचीनतम शैवाल कौन सी है, तो इसका एक एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोर्निया। क्या है, पॉलीसाइफोर्निया। पॉलीसाइफोर्निया एक आपका क्या है, लाल शैवाल है, जो क्या है, सबसे प्राचीनतम शैवाल है। यानी सबसे पहले प्राचीनतम शैवाल जो आई थी वो कौन सी, पॉलीसाइफोर्निया, ठीक है। जो एक क्या है, लाल शैवाल है। फिर देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। हमने सबसे पहले क्लोरोफाइसी समुद्री लवणीय तथा अलवणीय यानी समुद्री तथा स्वच्छ दोनों जलों में पाई जाती है। लेकिन ये कैसी पाई जाती है, समुद्री जल में पाई जाती है, यानी कैसी है, लवणीय जल में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये सभी की सभी क्या पाई जाती है, समुद्र के आधार में पाई जाती है। जैसे हमने फियोफाइसी में क्या देखा था कि उसके अंदर कुछ तो समुद्र के तलहटी में पाई जाती है तथा कुछ
ऊपर होती है, ठीक है ना। भूरी शैवाल, वैसे तो ये क्या है, समुद्र के ऊपर फैल जाती है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था सार्गेसम अंटार्कटिक महासागर के ऊपर फैल कर क्या बना रही थी, तो इसलिए ये जो फियोफाइसी था वो क्या है, यानी कुछ ही थे जो तलहटी में पाए जाते हैं और बाकी क्या है जो, या कुछ ऐसे थे जो ऊपर फैले हुए थे। लेकिन ये सभी के सभी क्या होते हैं, समुद्र की तलहटी में रहते हैं, सभी के सभी समुद्र के तलहटी में जमे हुए होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है जो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं, बेटेरोकोस्पर्मम। क्या क्या बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, बेटेरेकोस्पर्मम, बेटेरेकोस्पर्मम, ठीक है। यानी बेटेरेकोस्पर्मम एक लाल शैवाल है जो क्या है, स्वच्छ जल में पाई जाती है तथा सतह पर पाई जाती है। ये एक अपवाद है, बाकी सभी की सभी जो लाल शैवाल होती हैं वो समुद्र की तलहटी में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये स्वच्छ जल में कैसे पाई जाती है तथा सतह पर कैसे पाई जाती है। इनका रंग नीला होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट में बताऊंगी। माप व आकार, इसका माप तथा आकार क्या है, कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। एकल कोशिकीय यानी ज्यादातर बहुकोशिकीय, हमने सबसे पहले क्लोरोफाइसी में दोनों प्रकार देखे, एकल कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। दूसरी जो हमने फियोफाइसी पढ़ी थी सभी क्या थी, बहुकोशिकीय, लेकिन इसमें सभी बहुकोशिकीय है। एक जो एग्जाम्पल है एकल कोशिका का, जिसका नाम है पोरफायरिडियम। क्या है, पोरफायरिडियम, ठीक है। यानी अपने रोडोफाइसी के कितने एग्जाम्पल देंगे, 3। कौन सा, पॉलीसाइफोर्निया प्राचीनतम शैवाल, और बेटेरेकोस्पर्मम जो स्वच्छ जल तथा सतह पर पाई जाती है, अपवाद है, ठीक है। और एक पोरफायरिडियम जो क्या है, एकल कोशिकीय लाल शैवाल है। ऐसे एग्जाम्पल देके पूछ ले कि निम्न में से एकल कोशिकीय रोडोफाइसी का उदाहरण है या लाल शैवाल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसकी कोशिका भित्ति कैसी, एक स्तर की। पिछले फियोफाइसी की ये एक स्तर की थी और क्लोरोफाइसी की 2 स्तर की थी, ठीक है। ये भी एक स्तर की है, लेकिन याद रखना इसमें क्या है, क्लोरोफाइसी में आपके क्लोरोफाइसी में 2 स्तर पाए जाते थे, एक सेलुलोज, एक बाहरी स्तर और एक आंतरिक स्तर। एक स्तर क्या बना रही थी, सेलुलोज से बनी हुई थी, दूसरी पेक्टोज से। लेकिन इसमें क्या है, रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में तो सिर्फ सेलुलोज से बनी थी कोशिका भी थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेलुलोज तथा पेक्टोज साथ में मिलकर एक स्तर बना रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्तर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर जैसे पिछले में हमने क्या देखा, फियोफाइसी में क्या था, फाइकोकोलाइडल पदार्थ, जो कोलाइडल पदार्थ का जमाव हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें भी पाया जाता है फाइकोकोलाइडल पदार्थ, जिसका क्या नाम है, एगार एगार। एगार एगार पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शैवाल है जो एगार एगार का निर्माण करती है या जिससे एगार एगार प्राप्त किया जाता है, तो कौन सी, रोडोफाइसी या आपकी लाल शैवाल। इनके भी मैं 2 परफेक्ट एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक है आपका ग्रेसिलेरिया और एक है जेलिडियम। एक ग्रेसिलेरिया और एक जेलिडियम, दोनों से क्या प्राप्त होती है, एगार एगार पदार्थ प्राप्त होती हैं, जो एक क्या है, फाइकोकोलाइडल पदार्थ है। अब फाइकोकोलाइडल पदार्थ तो समझ गए हो, जो मैंने अभी बताया था। सबसे पहले ये कोशिका भित्ति है, इसके चारों तरफ ये क्या है, कोशिका भित्ति, और इसके चारों तरफ क्या है, पदार्थों का जमाव होता जाता है, कौन से, कोलाइडल पदार्थों का, ठीक है। तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से क्या प्राप्त किया जाता है, एगार एगार। बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक है एगार एगार और एक क्या है आपका कैरोजेनिन कोलाइडल पदार्थ। ये भी क्या है, फाइकोकोलाइडल पदार्थ है, कैराजेनिन। क्या नाम है इसका, कैराजेनिन। यानी ग्रेसिलेरिया तथा जेलिडियम से क्या प्राप्त हो रहा था, एगार एगार। लेकिन एक जो रोडोफाइसी या लाल शैवाल है जिसका नाम है कोन्ड्रस क्रिस्पस। क्या नाम है, कोन्ड्रस क्रिस्पस। यानी कोन्ड्रस क्रिस्पस एक आपकी लाल शैवाल है, कोन्ड्रस क्रिस्पस एक लाल शैवाल है, जिससे क्या प्राप्त होता है, कैराजेनिन प्राप्त होता है, कैराजेनिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके उपयोग देखते हैं, दोनों के फाइकोकोलाइडल कण हैं जो, या पदार्थ जो है, इसका क्या उपयोग किया जाए। देखो, एगार एगार, एगार एगार आपने नाम सुना होगा, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन की एक माध्यम होता है जिसमें उत्तक को रखा जाता है,
ठीक है, एक माध्यम पोषणीय माध्यम होता है जिसको क्या है उत्तक, जिसमें उत्तक को रखा जाता है और फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो वो उत्तक संवर्धन किसका बनाया जाता है, एगार एगार, और इस एगार एगार उत्तक संवर्धन में क्या रखा जाता है, उत्तक को रखा जाता है, जिससे क्या उत्तक को पोषण मिलता है। ठीक है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब देखो इसका क्या उपयोग है, केराजेनिन। केराजेनिन, जब आप बीमार हुए होंगे तो आपको क्या दिया होगा, कैप्सूल दिए होंगे डॉक्टर ने। ठीक है, तो आपने कभी तो सोचा ही होगा कि ये जो कैप्सूल है, इसके जो बाहरी आवरण है, क्या ये प्लास्टिक का है। सोचा होगा ना, मैंने तो वही सोचा था। और मैंने एक बार पहले डॉक्टर से पूछ भी लिया था कि डॉक्टर साहब ये मेरे को ये कैप्सूल जो प्लास्टिक के क्यों दे रहे हो, अंदर जाकर ये तो मेरे जमा हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा ये प्लास्टिक के नहीं है, अंदर जाते ही ये घुल जाते हैं, घुलनशील आवरण है। तो जो वो कैप्सूल का जो आवरण होता है ना, वो घुलनशील आवरण, यानी कैप्सूल का जो आवरण है, घुलनशील आवरण, उसको ये किससे बना होता है, ये केराजेनिन से बना होता है। किससे बना होता है, केराजेनिन। और केराजेनिन क्या है, एक लाल शैवाल कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसका क्या है फाइकोकोलाइडल पदार्थ। क्या है, फाइकोकोलाइडल पदार्थ। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5 नंबर, जो क्या है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको मैंने पिछले भी रिपीट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्लोरोफिल ए तथा कौन सा पाया जाएगा, डी। पहले में बी, सी और डी, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। रोडोफाइसी के सदस्य में क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कैरोटीन यानी कौन सी, बीटा कैरोटीन पाई जाती है। और अब याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। अब पूछ लिया जाता है रोडोफाइसी के सदस्य में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, दे देंगे नाम, दे देंगे फाइकोइरिथ्रिन व फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल ई दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखना है, फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन नामक 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। और फाइकोइरिथ्रिन जो मैंने क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, आरबीसी कणिका को। और आरबीसी कणिका कैसी होती है, लाल कलर की। क्यों होती है, क्योंकि इरिथ्रिन नामक जो वर्णक पाया जाता है, फाइको क्यों लगा, क्योंकि ये सवाल जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इरिथ्रिन नामक जो वर्णक है, इसके कारण क्या है, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब देखो, अब यहाँ ये समझने वाली है कि फाइकोसाइनिन कैसा कलर देता है, नीला कलर देता है। और हमने क्या देखा था, बैट्रिकोस्पर्मम जो है वो तलहटी में नहीं पाया जाता, बाकी सभी शैवाल, जैसे ये क्या है, समुद्र है, ये क्या है आपका समुद्र है, इस समुद्र की तलहटी में इस तरह से जमी हुई होती है। ज्यादातर ये शैवाल कौन सी है, रोडोफाइसी, लाल शैवाल है, जो मैंने लाल कलर से दिखाई है। ठीक है, अब ये क्या होगी, ये अपना रंग परिवर्तन करके क्या है, नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगी, यानी फाइकोसाइनिन वर्णक ज्यादा इकट्ठा कर लेगी। ये क्या कर लेगी, जिसमें फाइकोसाइनिन ज्यादा वर्णक होंगे, तो जो ज्यादा मात्रा होगी वो अपना रूप दर्शाएगा। और यानी कि जो जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो क्या होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और वो दूसरे को प्रभाव को दबा देते हैं। जैसे अपन नहीं होते क्या, बोलते क्या कि भाई ये तो बोलचाल वाला व्यक्ति है, क्यों नहीं चलेगी इसकी राजनीति, जो होती है ना, जो ज्यादा बोलता है या जो मतलब जिसको ज्यादा जानकारी होगी, वो क्या होता है, राजनीति में सबसे आगे जिसकी पहचान होती है, चाहे वो उनका मतलब करेक्टर कैसा भी हो, लेकिन वो उसके कारण, बोलचाल के कारण वो सबसे ज्यादा माना जाता है, वो दूसरे जो लोग हैं उसको अप्रभावी बना देता है। वैसे ही क्या है, इरिथ्रोसिन, फाइकोइरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन दोनों वर्णक पाए जाते हैं बैट्रिकोस्पर्मम में, लेकिन किसकी मात्रा ज्यादा है, फाइकोसाइनिन की मात्रा ज्यादा है। जो ज्यादा है वो अपना प्रभाव ज्यादा दर्शाएगा, यानी नीला कलर। तो ये कलर चेंज कर लेते हैं, किस कलर में परिवर्तन हो जाते हैं, नीले कलर में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिसके कारण ये क्या है, तलहटी से ऊपर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है कौन सा, बैट्रिकोस्पर्मम, जो इस रोडोफाइसी का अपवाद है। ठीक है, और इस रंग परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक गोडिको नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने इसको देखा। ठीक है, इसने गोडिको नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने देखा, और उन्होंने अपने ही नाम पर इसको क्या नाम दे दिया, गोडिको प्रभाव, गोडिको प्रभाव। ठीक है, गोडिको प्रभाव क्या है, रंग परिवर्तन है,
कि एक लाल रंग, अब पूछ ले कि बॉडी का प्रभाव क्या है, कि एक लाल रंग की रोडोफाइसिस सेवाल या लाल सेवाल जो है बेट्रेकोस्पर्मम, अगर और भी गहराई से पूछे तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, या पूछे तो जो लाल सेवाल है वो अपना रंग परिवर्तन करके क्या है नीले कलर में बदल जाती है और सतह पे आ जाती है। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, बॉडी को प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आता है भोजन संचित, यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा था, क्लोरोफाइसिन स्टार्च के रूप में, ठीक है, और फियोफाइसिन लेमिनेरिन और आपका मैनिटोल में। अब ये भोजन संचित करती है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, किसमें करती है, फ्लोरिडियन स्टार्च में। अब आप कहोगे मैडम ये फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, स्टार्च तो हमने सुना है कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, चलिए अब हम देखते हैं ये क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज का C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण में बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो, यदि आपने किसी ने ये बोटनी अच्छे से कर लिया, मैंने इसीलिए ये बोटनी के चैप्टर सबसे पहले लाए, क्यों, क्योंकि जूलॉजी थोड़ी सरल होती है, वो तो अगर पढ़ ले तो भी समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जो बोटनी है वो समझ में नहीं आने वाली है। उसमें क्या है, दिमाग चाहिए और उसमें कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए, तभी मैंने ये सबसे पहले बोटनी बताई है। और यदि आपकी बोटनी क्लियर हो जाएगी तो जूलॉजी तो चुटकियों का खेल है, वो तो आपका 10 से 12 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ग्लूकोज हम जानते हैं कि C6H12O12 ये सूत्र होता है, माना ये क्या है, ग्लूकोज है, जैसे मैंने ये गोल दिखाया, ठीक है, ये ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज है, ये ऐसे मैं कितने अणु जोड़ दूंगी, 250 अणु, कितने, 250 अणु एक सीधी श्रृंखला में, इसमें जोड़ा मैंने सीधी श्रृंखला में, ठीक है, एक सीधी चैन, एक सीधी श्रृंखला में मैंने इस तरह से C6H12 इसके साथ और जोड़ दिया, इसके साथ और जोड़ दिया, इस तरह से अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। तो ये जो मैंने ग्लूकोज के अणु एक सीधी श्रृंखला में कितने जोड़ दिए, 250 ग्लूकोज के अणु जोड़ दिए। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन एमाइलेज, क्या कहेंगे, एमाइलेज। याद रखना एमाइलेज क्या है, 250 ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनी एक संरचना है, यानी एक सीधी श्रृंखला जो बन गई 250 ग्लूकोज के अणु से मिलकर, इसको हम क्या नाम दे दिया, एमाइलेज। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके 30 अणु जैसे इस तरह से श्रृंखला बनाते हुए और जोड़ दिए, मैंने क्या किए, 30 अणु ग्लूकोज के इसकी शाखा के रूप में, श्रृंखला के रूप में और जोड़ दिए। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, 30 अणु जब और जोड़ दिए तो इसको बोला जाता है एमाइलोपेक्टेज, एमाइलोपेक्टोज, क्या कहेंगे, ठीक है, कि 30 अणु और जोड़ने पर ये जो शाखित श्रृंखला बन गई, इसको क्या कहेंगे, एमाइलोपेक्टोज। देखो 250 की क्या थी, एक 250 की संरचना जो क्या कहलाती है, एमाइलेज, और ये आपकी 30 अणु और जोड़ देने पर जो 280 की एक श्रृंखला बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टोज। ठीक है, तो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टेज समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे। देखो, अब आता है सेल्यूलोज। हम पढ़ते हैं कि पादपों की जो कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज हमको पता है कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कब बनता है, ये 6000 से 10,000 ग्लूकोज के अणु जब एक सीधी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, कैसे, सीधी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, कैसे, एक सीधी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, कितने, 6000 से 10,000 ग्लूकोज के अणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। अब देखो ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन की यदि बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका श्रृंखला युक्त होते हैं, यानी इसके अंदर जब
ग्लूकोज के श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। जैसे अपने भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है, आपके ग्लाइकोजन के रूप में, यानी ग्लूकोज शाखित जुड़ेगा, शाखाओं में जुड़ेगा, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन या एमाइलोपेक्टोज जो हमने देखा था वो कैसा था कि इसमें सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं 250 और 30 उसके क्या है, शाखा में जुड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टिन। तो अब याद रखना फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो क्या है, ग्लाइकोजन तथा एमाइलोपेक्टिन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन तथा एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर आया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो फ्लोरिडियन स्टार्च से। तो आई होप आपको ये सभी के सभी जो शैवाल का वर्गीकरण हमने क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी जो पढ़ा आपके समझ में आया हो। आज हमारा क्या है, पूरा का पूरा शैवाल जो जगत है वो कंप्लीट होता है, यानी थैलोफाइटा क्रिप्टोगैमस, वनस्पति जगत का एक क्रिप्टोगैमस जिसका हमने थैलोफाइटा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रहता है ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन रखना है। अब देखो पीडीएफ की बहुत डिमांड होती है कि मैडम आपके नोट्स की पीडीएफ डालो। सच कहूँ तो आपको पढ़ाने के बाद ही मैं नोट्स बनाती हूँ। मैं खुद जो नोट्स बनाती हूँ वो पढ़ाने के बाद बनाती हूँ, और टाइम नहीं है इतना कि मैं स्कूल जाके आने के बाद, जैसे 7:30 से 1 का टाइम रहता है, सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर उसके बाद दोपहर थोड़ा मैं भी आराम करती हूँ, उसके बाद आपकी वीडियो बनाती हूँ, फिर शाम का काम होता है। इस तरह से थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। जैसे ही टाइम सोल्व होगा तो आपके पास मैं ये बनाऊँगी। और ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ उसमें भी मेरे को सबसे पहले क्या है, बहुत यानी वीडियो 1 घंटे का जो आपके सामने वीडियो आता है, कम से कम उसमें 2 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने और तथा अपलोड करने में। सबसे पहले उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है। जैसे टाइम सोल्व होगा मैं बता दूँगी। और मैं सबसे बेस्ट तरीका पहले भी बोली है और अभी भी बोलती हूँ कि जैसे ही टाइम मिलेगा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पूरे के पूरे उस पर डिपेंड मत रहो। आप क्या करो, आप शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाओ, रफली नोट्स बना लो। ये तो जरूरी थोड़ी ना है कि अभी 1.5 महीने में आप बिल्कुल ऐसे जमा के लिखो जैसे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं, आप अपने पास रफ कॉपी और पेन रखो। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले रफ कॉपी और पेन होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ रहे हो। तो क्या करना है आपको, जैसे ही अपने पास रफ कॉपी और पेन है तो जैसे जैसे ये पढ़ा रही हूँ रफली आप लिखते जाओ। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि यदि 1 घंटे का वीडियो है वो आप यदि 1 घंटा 20 मिनट में देख लोगे तो कौन सा 20 मिनट में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप रफली नोट्स बनाओ। देखो, एक तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने हाथ से जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा और याद आएगा परीक्षा के अंदर भी कि हाँ हमने यहाँ इस पेज पे ये लिखा था। भाई आज तक मेरे तो किसी के ऐसे नोट्स मैंने कभी नहीं लिए, मैंने खुद मेरे अपने नोट्स अपने ही बनाए हैं। इसलिए मेरी तो राय यही है आप लोगों की कि आप अपने पास कॉपी तथा पेन रखो और उसके रफली बनाओ। हाँ, मैं मानती हूँ टाइम कम है, लेकिन जैसे ही मेरे को भी टाइम मिलेगा ना, जैसे ही मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवाती रहूँगी, टेलीग्राम पे मिलती रहेगी आपको पीडीएफ। लेकिन उससे बेटर है कि आप अपने हाथ से लिखो, साथ साथ में प्रैक्टिस भी रहेगी। 2-3 दिन आप ट्राई करके देखना, हाथ से लिख रहे हो उससे ज़्यादा याद होता है या फिर सीधा वीडियो देखने से ज़्यादा याद होता है। फिर बोलना